बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़। हम जनरल फॉर्म के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज उस जनरल फॉर्म से हम जो डिडक्ट करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़ कहलाएगी। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे और ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोरियर सीरीज़ की, तो फोरियर सीरीज़ किस टाइप की होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल एक ऐसा फंक्शन ले रही हूँ जिसका पीरियड 2l है और उसके लिए मैं फोरियर सीरीज़ राइट करती हूँ। तो फोरियर सीरीज़ ऐसे फंक्शन के लिए जिसका पीरियड 2l है वो आपको इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रही है। जब हम पीरियड l लेते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हम पाई की फॉर्म में लिखें तो फिर हमें l को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती इक्वेशन नंबर 1 में। इसके अलावा अगर हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो वो हम MMP 1 में यानी मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 1 में पोलर फॉर्म देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो आपको नज़र आ रही है। कोज ऑफ थीटा होता है आपके पास इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पर रेज टू अयोटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल पर रेज टू माइनस टाइम ऑफ अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। कोज और साइन के फार्मूलाज में डिफरेंस ये होता है कि साइन में यहाँ पे माइनस आता है और डिवाइड में 2 अयोटा आता है, जबकि कोज में यहाँ पे प्लस आता है और डिवीजन में जस्ट 2 आता है। कॉम्प्लेक्स टर्म या कॉम्प्लेक्स फैक्टर अयोटा नहीं आता। तो हम इसको इस सिचुएशन में या ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत क्या थी, हम इस कोज ऑफ थीटा को रिप्लेस करेंगे n πx/l से। यानी फोरियर सीरीज में जो एंगल है वो n πx/l है थीटा की जगह पे। तो जहाँ जहाँ पे थीटा है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी n πx/l के साथ। तो जब हम रिप्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फार्मूला जो हमारे पास रीराइट हो जाएंगे। जस्ट जहाँ जहाँ पे थीटा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया कोस के फार्मूला में भी और साइन के फार्मूला में भी। अब ऐसा क्यों किया, तो स्टूडेंट्स देखें, हमें इस इक्वेशन के अंदर हम अब इन फार्मूलाज को पुट कर सकते हैं, यानी कोस की वैल्यू को और साइन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे इसको हम नाम दे देते हैं और क्या देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो आप देखें कोस की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, सिमिलरली साइन की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और बाकी मैंने टर्म्स को एज इट इज़ रखा, ए नोट की टर्म और समीशन की टर्म को एज इट इज़ रखा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इधर हमारे पास कोस का फार्मूला है उसमें तो अयोटा नहीं है, जबकि साइन के फार्मूला में अयोटा है। तो इस अयोटा को मैं डिवीजन में से ख़त्म करना चाहती हूँ, तो क्या करूँगी, इस टर्म को पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी करवा दूंगी और डिवाइड भी करवा दूंगी अयोटा के साथ। यानी इस पूरी टर्म को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा देती हूँ और फिर डिवाइड भी करवा दूंगी अयोटा के साथ। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे अयोटा के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों टर्म्स में यानी एक्सपोनेंशियल की दोनों टर्म्स के साथ अयोटा आ जाएगा, और सिमिलरली जब डिवाइड करवाऊंगी तो यहाँ पे ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1 से। तो जब -1 आएगा तो ये वाली फैक्टर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आपको इस टर्म में नज़र आ रहा है। यहाँ पे दोनों अयोटा स्क्वायर मिलकर -1, तो वो माइनस मैंने 2 के साथ लिख दिया। जो ऊपर वाला अयोटा था वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट टर्म में देखें, मैंने थोड़ा सा इन टर्म्स को रीराइट किया। मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, समीशन को भी मैंने कॉमन ले लिया इनमें से, और जो 1/2 था उसको भी मैंने कॉमन राइट कर लिया, और बाकी टर्म्स जो है इनको इनके साथ यानी an को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, bn को जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके रीराइट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स an वाली और ये दोनों टर्म्स bn वाली, ये आपके पास प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ से माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो इस तरह से मैंने इनको रीराइट कर लिया। अब आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या किया, मैंने इन टर्म्स को समीशन और 1/2 को एज इट इज़ रखा, और बाकी जो टर्म्स हैं यानी जो मेरे पास an वाले फैक्टर्स हैं और bn वाले फैक्टर्स हैं, इनमें जो अयोटा वाली टर्म्स हैं और अयोटा के बगैर टर्म्स हैं उनको मैंने राइट कर लिया। क्योंकि कैसे हम इसको पता चलेगा, आप देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज़ आपके पास प्लस में और माइनस में आ रही हैं। ये वाला एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास ये प्लस में है an का फैक्टर, और सिमिलरली आपके पास जो है
माइनस बी एन का जो फैक्टर है ये प्लस में है। तो इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे कंबाइन कर दूंगी। तो ये मैंने इधर इस तरह से इनको कंबाइन कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर है वो ए एन माइनस अयोटा बी एन और इन दोनों में एक्सपोनेंशियल पर रेज टू प्लस अयोटा एन पाई एक्स ओवर एल को कॉमन ले लिया। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है यानी कि माइनस अयोटा वाली वो आपके पास इधर आ जाएगी और सिमिलरली इधर से आपके पास ये वाली टर्म जो है ये इधर आ जाएगी और फिर मैंने इनमें से माइनस अयोटा एन पाई एक्स ओवर एल को कॉमन राइट कर लिया है जो आपको इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पुट कर देंगे रिप्लेस कर देंगे ए एन माइनस अयोटा बी एन के फैक्टर को इस वाले फैक्टर को और सिमिलरली ए एन प्लस अयोटा बी एन वाले फैक्टर को और सिमिलरली ए नोट को। क्यों रिप्लेस करेंगे? क्योंकि ये तो जो हमें इक्वेशन 2 नज़र आ रही है इससे हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम करने जा रहे थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्टडी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें ड्राइव करना है फोरियर सीरीज़ की। तो इसलिए ये फैक्टर जो ए एन है, बी एन है, ए नोट है, ये हमारे पास जनरल फैक्टर्स हैं। तो इनको रिप्लेस करेंगे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के साथ। ए नोट को सिंपली, ये एक फैक्टर है तो इसको मैं सिंपली सी नोट से जो है वो रिप्लेस कर दूंगी। जब मैं रिप्लेस करूंगी तो मैं ए नोट को पुट कर दूंगी इक्वल टू सी नोट वेयर सी रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो इसलिए मैंने इसको सी नोट से जो है रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली एक फैक्टर अब जो यहाँ पे ए एन माइनस अयोटा बी एन और साथ में डिवाइड 2 है इसको रिप्लेस कर दूंगी सी एन फैक्टर के साथ वेयर सी एन रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स फैक्टर, यानी कि ए एन माइनस अयोटा बी एन डिवाइड में 2 भी है जो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसको पूरे को रिप्लेस करूंगी सी एन के साथ। सिमिलरली ए एन प्लस अयोटा बी एन डिवीजन में 2 डिवाइडेड बाय 2 को मैं रिप्लेस कर दूंगी सी माइनस एन के साथ जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मैंने इस पूरे फैक्टर को सी माइनस एन के साथ रिप्लेस किया। और याद रहे स्टूडेंट्स रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ड्राइव कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ए नोट रिप्लेस हो जाएगा सी नोट से, ये वाला पूरी वैल्यू समीशन एज इट इज़ और ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी सी एन के साथ, बाकी ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई है। सिमिलरली प्लस समीशन एज इट इज़ और ये वाली पूरी वैल्यू रिप्लेस हो गई सी माइनस एन के साथ और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। and this equation is known as the complex form of the Fourier series which is equation number 3। उसके बाद अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स हम जानते हैं जैसे कि हमने इवन फंक्शन स्टडी किए, ओड फंक्शन स्टडी किए या हमने जनरल फॉर्म स्टडी की जो कि एल पीरियड के लिए या पाई पीरियड के लिए थी, तो हमने कहा अकॉर्डिंगली ईलर्स फार्मूलाज के अंदर भी चेंज आएगा। तो सिमिलरली आज कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फोरियर सीरीज की तो हमारे पास फिर ईलर्स फार्मूलाइज में भी चेंज आएगा जो आपको नज़र आ रहा है। जो आपके पास सी नोट का फार्मूला चेंज होगा, सी एन का फार्मूला चेंज होगा, सी माइनस एन का फार्मूला चेंज होगा। तो कैसे चेंज आएगा? सी नोट इक्वल टू ए नोट, ये तो एज इट इज जो कि हमने अभी पुट भी किया। तो इसका फार्मूला जो ए नोट का फार्मूला होता है वही आएगा एज इट इज 1/2l माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको ड्राइव करने की भी जरूरत नहीं है। सी नोट के फार्मूला को इक्वल टू यानी सी नोट इक्वल टू जब ए नोट है तो फिर ए नोट का फार्मूला ही एज इट इज इक्वल टू आएगा सी नोट। उसके बाद स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट फार्मूला सी एन की बात करते हैं तो हमने अभी पुट किया कि ये इक्वल टू है ए एन माइनस अयोटा बी एन ओवर 2 के। तो जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो हम देखेंगे जो इसका फार्मूला है ईलर्स फार्मूला वो इक्वल टू आएगा 1/2l के सिमिलरली सी नोट के सिमिलरली, और इसका जो इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स ई पर रेज टू माइनस अयोटा एन पाई एक्स ओवर एल डी ऑफ एक्स। और ये आप कहेंगे कि ये वाला वैल्यू किस तरह से आती है, तो अभी मैं इसको ड्राइव करूंगी। फिलहाल इसको एज इट इज देख लें, अभी मैं नेक्स्ट जो है इसको ड्राइव करूंगी तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा किस तरह से आता है। सिमिलरली जो सी माइनस एन का फार्मूला है उसको हमने इस वैल्यू के इक्वल पुट किया है और इसकी वैल्यू भी सिमिलरली इसके इक्वल आएगी। जस्ट जो चेंज आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी एन जो है इसमें यहाँ पे माइनस है तो इसके फार्मूला एक्सपोनेंशियल में भी माइनस आएगा। जो सी माइनस एन है इसके यहाँ पे प्लस है और इसके जो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है उसमें भी प्लस आएगा। बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज रहेंगी और इनके भी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डेरिवेशन करने के लिए हमें सबसे पहले जनरल फार्मूला चाहिए होंगे जो कि ए एन का फार्मूला और बी एन का फार्मूला है, और ये फार्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में और जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज से हासिल किए गए हैं, उसमें आप इनको डेरिवेट कर चुके हैं। आज जो है हम कॉम्प्लेक्स
फॉर्म की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें जो फार्मूला ड्राइव करना है वो है सी एन का। तो सी एन का फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो नेक्स्ट मैं करूँगी, मैं उसकी वैल्यू को जूम कर लेती हूँ जो अभी हमने पीछे पुट की है, सी एन इक्वल टू ए एन माइनस एयोटा बी एन ओवर 2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए एन और बी एन की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन की जगह पे वैल्यू आएगी और बी एन की जगह पे वैल्यू आएगी। किस तरह से? ए एन इधर पुट कर देंगे, सिमिलरली बी एन इधर पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि आपके पास मैंने यहाँ से 1/2 को साइड पर राइट कर लिया और ए एन और माइनस एयोटा बी एन की जगह वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। जब मैंने वैल्यूज पुट की तो आप देख सकते हैं 1/2 एज इट इज़, और उसकी जगह पे ए एन की जगह पे कंप्लीट वैल्यू 1/L एंड सो ऑन इंटरवल एफ ऑफ एक्स कोस की वैल्यू डी ऑफ एक्स की जगह तक। सिमिलरली माइनस फार्मूला में से जो ये इधर से ये वाला माइनस एज इट इज़ आ रहा है, उसके बाद अयोटा एज इट इज़ आ रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो है आपके पास बी एन की वैल्यू जो कि यहाँ से 1/L से स्टार्ट होकर ये कंप्लीट वैल्यू आपके पास जो है बी एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 1/2L जो है वो सब में से कॉमन था, उसको मैंने साइड पर राइट कर लिया। उसके बाद जो इंटरवल है उसको भी मैंने कंबाइन कर दिया -L2 + L, और एफ ऑफ एक्स को भी मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। अब जो हमारे पास बाकी ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर फंक्शन बच रहा है वो है cos nπx/L और माइनस ये वाला अयोटा sin nπx/L। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी होता है ईलर्स फार्मूला अकॉर्डिंग टू, जो कि इनको हम ईलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं। ई पर रेस टू इसको मैंने कॉल कर लिया है, ई पर रेस टू माइनस एयोटा थीटा विच इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा माइनस एयोटा साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली ई पर रेस टू अयोटा थीटा इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। यानी कि अगर यहाँ पे पार में माइनस हो तो फार्मूला में इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे, और अगर प्लस में हो तो इसको प्लस के साथ, इसको इसकी जो है इसको मजीद हम कंसीक्वेंस ऑफ डी मोवरिज थ्योरम भी कहते हैं या इसको ईलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए मैंने नेक्स्ट जो है इसको यहाँ पे अगर ये देखें अब कोस nπx, यानी यहाँ पे nπx/L जो है वो एंगल बिहेव कर रहा है, यानी थीटा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर माइनस है इट्स मीन के ये हमारे पास आएगा e पर रेस टू माइनस अयोटा nπx/L। तो इसको मैंने इस पूरी वैल्यू को मैं रिप्लेस जब कर देती हूँ तो आप देखें जो मेरे पास टर्म आएगी वो इस तरह से आ जाएगी 1/2L एज इट इज़ माइनस L2 + L एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। बाकी जो है रिप्लेस हो गया फार्मूला एक्सपोनेंशियल के साथ और यहाँ पे माइनस अयोटा nπx/L dx। तो इसी तरह से सी एन की वैल्यू यानी कॉम्प्लेक्स ईलर्स फार्मूला या कॉम्प्लेक्स फैक्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज का ड्राइव हो जाता है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सी एन की फॉर्म में। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने c-n की वैल्यू को प्रूव करना है। आपने c-n का फार्मूला ज्यूम करना है, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके आपने c-n का फार्मूला ड्राइव करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो इसी जो मैंने अभी लेक्चर डिलीवर किया है इसी से रिलेट करता है। आपको फोरियर सीरीज़ जो है ड्राइव करनी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ड्राइव करनी है। फंक्शन आपको गिवन है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होगा, और इंटरवल भी गिवन है 0 के लिए -π <x < 0 और 1 के लिए 0 <x <π। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, आपने इसके लिए प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल फंक्शन किसको कहते हैं? ऑर्थोगोनल का वर्ड आपने क्वांटम के अंदर भी पढ़ा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हों उनको मल्टीप्लाई करवाएं हम तो वो इक्वल टू 0 रिजल्ट दें, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो वो आपके पास कहलाते हैं ऑर्थोगोनल फंक्शन। लेकिन अगर वही फंक्शन आपके पास इक्वल टू 1 हो तो वो आपके पास कहलाता है ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। अब ऑर्थोगोनल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने दो फंक्शंस को कंसीडर किया, f1 ऑफ x सिमिलरली f2 ऑफ x आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इन द इंटरवल बी डिफाइन कर दिया, ए बी या ए बी, आप दोनों में से कैपिटल में भी राइट कर सकते हैं, आप उसको स्मॉल में भी राइट कर सकते हैं। तो उसको इंटरवल को बताना लाजमी है, ज़रूरी है। इस कुछ सिचुएशन में इस तरह से भी होता है कि आपके पास इंटरवल की जगह पे जैसे कि ए और बी की जगह पे वैल्यूज़ आपको बताई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरवल आपके पास हो 0 to 1, 3 to 4, 5 to 6, कुछ भी कोई भी वैल्यू 3 और 4 फॉर एग्जांपल,
तो ये इसका मतलब यही होता है कि ये ए टू बी की वैल्यू है, यानी आपके पास जो लोअर लिमिट है वो 3 होगी और जो अपर लिमिट है वो आपके पास 4 होगी, यानी इस इंटरवल में ए टू बी की जगह पे। तो इस तरह से भी हो सकता है वैल्यूज़ गिवन हो, अगर वैल्यूज़ गिवन ना हो तो आप सिंपल ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो जब फंक्शन को आप ऑर्थोगोनल डिस्प्ले कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर वो दोनों फंक्शन इस तरह कोमा के साथ आते हैं और इक्वल टू आप उनको फिर इस तरह इंटीग्रेशन में ए टू बी और उन दोनों फंक्शंस, और समटाइम्स ये भी होता है इन फंक्शंस की जगह पे कुछ वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोज ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन बाय साइन ऑफ एक्स, तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट करके कर लेंगे। मेन जो यहाँ पे बात याद रखने वाली है, अगर इस तरह से करने के बाद उन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उनकी इंटीग्रेशन लेने के बाद उनमें वैल्यूज पुट करने के बाद वैल्यूज कौन सी लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाता है, देन फंक्शन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल फंक्शन। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 नहीं आता तो फंक्शन आपके पास ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अगर आंसर इक्वल टू 1 आता है तो फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल होगा, अगर 0 1 कुछ भी नहीं आता तो फिर फंक्शन ना तो ऑर्थोगोनल होगा ना ऑर्थोनॉर्मल होगा, फिर आपके पास वो थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये वो फार्मूलाज जो कि आपको हेल्पफुल होंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फोरियर सिंपल सीरीज़ के लिए या फोरियर कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के लिए। तो ये फार्मूला जिसमें फर्स्ट आपके पास फार्मूला इस तरह से है कि आपके पास दो फंक्शंस हों, एक कोस की फॉर्म में हो और एक आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, तो आप उसको डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल राइट करते हुए इस फार्मूला को डायरेक्टली इस तरह से आप वैल्यूज़ को पुट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको इसको सिंप्लीफाई करने का इस पूरे फार्मूला को ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास फार्मूला नंबर 2 है कि अगर इस तरह से हो, आपके पास एक फंक्शन साइन में हो और एक ई पर रेजिस टू ई ए एक्स की फॉर्म में हो, तो फिर आप उसको जो है वो इस तरह से कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। जस्ट इसमें चेंज क्या आएगा कि ये आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी टर्म्स आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। थर्ड फार्मूला आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास है साइन स्क्वेयर एक्स डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स माइनस 1/4 साइन 2 ऑफ एक्स। ये फार्मूला भी आप डायरेक्टली इसके इक्वल राइट कर सकते हैं, यानी साइन स्क्वेयर एक्स की फॉर्म में हो आपके पास कोई एक्सप्रेशन तो उसको आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ फार्मूला है कोस के साथ है, यहाँ पे जस्ट प्लस आ जाएगा। और सिमिलरली आपके पास जो है फिफ्थ वन का जो फार्मूला है एक्स पर रेज टू एन ई पर रेज टू माइनस ऑफ एक्स, यानी कि एक आपके पास फंक्शन एक्स की फॉर्म में हो और दूसरा आपके पास ई पर रेज टू यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, तो वो आप उसको क्या कर सकते हैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल पुट कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एन फैक्टोरियल ओवर ए पर रेज टू एन प्लस 1। तो इस तरह से आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है रेलिवेंट तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह।